नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति में शब्दों को सबसे धारदार हथियार माना गया है, लेकिन जब यही शब्द बिना किसी ठोस तथ्य और प्रमाण के केवल चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, तो ये बोलने वाले के लिए एक आत्मघाती साबित होता है। राहुल गांधी के साथ अक्सर ऐसा ही देखा गया है। उनके कई बयानों से न केवल उनके व्यक्तिगत रूप से उनको कानूनी संकट में डाला है, बल्कि उनकी पार्टी को भी रक्षात्मक मुद्रा में आने पर मजबूर किया है। अदालतों में लगातार मिल रहे झटकों और मानहानि के मुकदमों के बाद राहुल गांधी को अपने ही बयानों पर यू टर्न लेने और लिखित में खेद जताने पर विवश होना पड़ा। वर्तमान में उन पर देश की विभिन्न अदालतों में लगभग 28 से 30 कानूनी मामले चल रहे हैं। इनमें से एक ऐसा मामला जिसने उन्हें पूरी तरह से कानूनी कटघरे में खड़ा कर दिया है, वह है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान मानहानि मामला। बात साल 2018 की है, जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पे था। कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान झाबुआ में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मर्यादा और तथ्यों की सीमाओं को लांघते हुए एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा, उधर चौकीदार, इधर मामा जी के जो बेटे हैं, पनामा पेपर्स में उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ का नाम भी इसमें आया था और पाकिस्तान जैसे देश ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के बेटे का नाम पनामा पेपर्स में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की और नवाज शरीफ का उदाहरण देकर यह स्थापित करने की कोशिश की कि भारत में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पनामा पेपर्स वैश्विक स्तर पर काले धन, बेनामी संपत्ति और विदेशी शेल कंपनियों से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला है। किसी राजनेता के बेटे का नाम इसमें घसीटना उसकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को पूरी तरह से ध्वस्त करने जैसा था। जैसे ही यह बयान मीडिया में आया, शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और राहुल गांधी को चुनौती दी कि वे पनामा पेपर्स में कार्तिकेय का नाम दिखाए। चौहान परिवार के कड़े रुख और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के तुरंत बाद राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के बजाय एक अजीब तर्क के साथ टालने की कोशिश की। अगले ही दिन उन्होंने एक और बयान दिया, भाजपा में इतना भ्रष्टाचार है कि मैं कल कंफ्यूज हो गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पनामा नहीं किया, उन्होंने तो व्यापम और ई टेंडरिंग घोटाला किया। राहुल गांधी का यह स्पष्टीकरण उनकी कानूनी रक्षा नहीं कर सका। इसके दो मुख्य कारण थे। पहले बयान में उन्होंने मामा जी के बेटे यानी कार्तिकेय चौहान को सीधे निशाना बनाया था, जबकि दूसरे बयान में उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। कार्तिकेय चौहान पर लगाए गए झूठे आरोप के लिए उन्होंने कोई सार्वजनिक माफी या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। चुनावी माहौल में जनता के बीच यह संदेश जा चुका था कि मुख्यमंत्री का परिवार विदेशी खातों में काला धन रखता है। इस नुकसान की भरपाई इस साधारण स्पष्टीकरण से नहीं हो सकती थी। राजनीतिक बयानों को चुनावी जुमला समझकर भूल जाने की कांग्रेस की आदत इस बार काम नहीं आई। कार्तिकेय चौहान ने अपनी छवि को धूमिल करने के खिलाफ मध्य प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। साल बीतते गए और यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरता रहा। जून में एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया। 24 और 25 जून की तारीखें तय की गई। व्यक्तिगत पेशी से बचने के लिए राहुल गांधी के वकीलों की टीम ने तुरंत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दायर कर निचली अदालत की पेशी से छूट मांगी। इस याचिका के जवाब में राहुल गांधी की ओर से जो दलीलें दी गई, वे कांग्रेस की आरोप लगाओ और भागो की नीति की पोल खोलती है। राहुल गांधी ने लिखित में स्वीकार किया कि उन्हें अपने इस बयान पे खेद है। उन्होंने अदालत में कहा कि कार्तिकेय चौहान का नाम लेना एक कंफ्यूजन का नतीजा था और यह नाम गलती से उनके मुंह से निकल गया था। अदालत ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि जब भी कोई सक्षम अदालत किसी नागरिक या जनप्रतिनिधि को समन जारी करती है, तो उसे अदालत के प्रति सम्मान दिखाते हुए पेश होना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने इस मामले में कार्तिकेय चौहान से जवाब मांगा है कि क्या वे राहुल गांधी द्वारा लिखित में जताए गए इस खेद को स्वीकार करते हैं या नहीं।
कार्तिकेय चौहान के जवाब के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलेगी या उन्हें सरेआम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। कार्तिकेय चौहान का यह मामला कोई इकलौती घटना नहीं है। यह कांग्रेस की उस बड़ी चुनावी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत चुनाव से ठीक पहले प्रतिद्वंदी नेताओं पर बेहद संगीन और सनसनीखेज आरोप लगाए जाते हैं। इस रणनीति के पीछे की चालाकी को समझना बेहद जरूरी है। ये आरोप मतदान से कुछ दिन पहले लगाए जाते हैं ताकि विपक्षी दल या नेता को संभलने, सबूत पेश करने या कानूनी कार्रवाई करने का समय न मिले। चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है ताकि जब तक सच सामने आए तब तक मतदान संपन्न हो चुका हो और चुनावी लाभ उठाया जा सके। काले धन, भ्रष्टाचार और फर्जी पासपोर्ट जैसे मुद्दों पर देश की जनता बेहद संवेदनशील है। ऐसे मामलों का नाम लेते ही मतदाता के मन में संदेह पैदा हो जाता है, जो कि इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरह की रणनीति का शिकार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा बुरी तरह फंस गए। कांग्रेस ने चुनाव के ऐन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए। इसमें विदेशों में अवैध संपत्तियों और फर्जी पासपोर्ट के दावे किए गए। जांच में सामने आया कि ये सारे तथ्य और दस्तावेज कथित तौर पे पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से उठाए गए थे और पूरी तरह से फर्जी थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मामले में ढिलाई बरतने के बजाय कानूनी तौर पर बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने असम में एफआईआर दर्ज कराई और असम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इस कानूनी कार्रवाई के डर से पवन खेरा को दिल्ली से भागकर हैदराबाद में शरण लेनी पड़ी। उन्हें छुपकर यात्राएं करनी पड़ी क्योंकि असम पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। पवन खेरा इस मामले में पूरी तरह फंसे हुए हैं और जुलाई में उन्हें असम क्राइम ब्रांच के सामने पेश होकर अपने दावों के सबूत देने हैं। यदि वे सबूत नहीं दे पाते तो उन्हें गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कानूनी दृष्टिकोण से जब भी मानहानि का कोई मामला अदालत के सामने आता है तो कोर्ट केवल यह नहीं देखती कि बयान गलत था या सही, बल्कि कोर्ट बयान देने वालों की नीयत की भी जांच करता है। अगर राहुल गांधी से यह गलती अनजाने में हुई थी तो उन्होंने 2018 में ही कार्तिकेय चौहान से लिखित या सार्वजनिक माफी क्यों नहीं मांगी? 8 साल तक इस मामले को अदालत में खींचने के बाद जब जेल जाने या व्यक्तिगत रूप से पेश होने की नौबत आई, तब खेद प्रकट करना यह दर्शाता है कि यह कदम किसी आत्मग्लानि के कारण नहीं, बल्कि कानूनी शिकंजे से बचने की एक मजबूरी है। राजनीति में किसी भी व्यक्ति की छवि उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार जब जनता के बीच किसी को भ्रष्टाचारी के रूप में प्रचारित कर दिया जाए तो सालों बाद कोर्ट के बंद कमरे में खेद जता देने से उस व्यक्ति की सामाजिक क्षति पूरी नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि राहुल गांधी की राजनीतिक शैली में एक बड़ी कमी रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के शीर्ष नेता और सांसद होने के नाते उनके बयानों का वजन बहुत अधिक होता है। जब वे बिना तथ्यों के बोलते हैं तो वे अपनी और अपनी पार्टी की विश्वसनीयता को दांव पे लगा देते हैं। यदि झाबुआ की रैली में उनके मुंह से गलत नाम निकल गया था तो वे अगले ही दिन एक आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे कि मेरे भाषण में पनामा पेपर्स के संदर्भ में कार्तिकेय चौहान का नाम त्रुटिवश आ गया था, जिसका मुझे खेद है और मैं इसे वापस लेता हूं। ऐसा करने से मामला वहीं खत्म हो जाता। अदालत के चक्कर काटने और हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने के बजाय उन्हें कार्तिकेय चौहान को सीधे एक पत्र लिखकर या व्यक्तिगत रूप से माफी मांग लेनी चाहिए थी। राजनीति में यदि कोई अपनी गलती मानकर सीधे माफी मांग लेता है तो सामने वाला अमूमन मामला बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन गलती भी करना और अहंकार में अरे भी रहना उन्हें भारी पड़ गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए यह घटनाक्रम एक कड़ा सबक है। आज की सोशल मीडिया और कानूनी तंत्र इतना सजग है कि आप कोई भी भ्रामक बयान देकर आसानी से बच नहीं सकते। चुनावी रैलियों में भीड़ बटोरने और तालियां बजवाने के लिए दिए गए उटपटांग और बेतुके बयान अंततः अदालतों के चक्कर लगाने पे मजबूर कर देता है। कार्तिकेय चौहान मामले में राहुल गांधी का यह यू टर्न यह साबित करता है कि राजनीति में झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। चाहे वह सिब्बल सिंघवी जैसे दिग्गज वकीलों की फौज ही क्यों न हो,
वे आपको जनता की नजरों में और अदालत के दस्तावेजों में होने वाली फजीहत से नहीं बचा सकते। यदि सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा, दिमाग का संतुलन और जुबान पे नियंत्रण न रखा जाए तो परिणाम इसी तरह अदालतों में नाक रगड़ने और खेद जताने के रूप में सामने आता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।